जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है चिल्ड्रंस ऑफ द कॉर्न। दोस्तों, इस फिल्म को मैंने हाल ही में देखा है और इसकी कहानी मुझे काफ़ी पसंद आई है। ये एक टाउन की कहानी है जहाँ पर एक कर्ज होता है जिसकी वजह से उस टाउन में कई सारी दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखे बिना बिल्कुल मत जाइएगा और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इंस्टाग्राम पे हमारे 10,000 फॉलोअर्स कराने में प्लीज़ मदद कीजिएगा। इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए बिना कोई वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देख पाते हैं जो कि एक गार्डन में झूला झूल रही थी और तभी उसकी नज़र कॉर्नफील्ड की तरफ पड़ती है जहाँ से वो एक लड़के को आता हुआ देख पाती है। वो लड़का बहुत ही अजीब तरह से बिहेव कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि मानो उसे किसी ने अपने वश में कर रखा हो। उसके हाथ में हम एक चाकू को भी देख पाते हैं और उसके बाद वो ईडन के पास जाता है और उससे कहता है कि उन्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कॉर्नफील्ड उन्हें प्रोटेक्ट करेगी। उसके बाद वो ऑर्फनेज के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो उस चाकू की मदद से सारे बच्चों को जान से मार डालता है। ईडन जब दूर से ये सब देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और तभी अचानक वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस वाले वहाँ पहुँचते ही एक पाइप के ज़रिए ऑर्फनेज के अंदर गैस छोड़ देते हैं ताकि वो उस मर्डर लड़के को बाहर निकाल सकें और उसे रोक पाएँ। उसके बाद हमें एक न्यूज़ आर्टिकल दिखाया जाता है जहाँ हमें ये पता चलता है कि वो स्लीपिंग गैस छोड़ने की वजह से वहाँ पे जितने भी बच्चे थे वो सभी मारे गए थे और उनके साथ साथ वो मर्डर लड़का भी वहीं पर मारा गया था। उस ऑर्फनेज में से सिर्फ एक ही लड़की जिंदा बची थी जो कि ईडेन थी। इसीलिए उस एरिया के मेयर और शेरिफ उसे अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछताछ करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वो वहाँ पर जिंदा बची हुई थी और उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। उससे कहते हैं कि उन्हें काफ़ी दुख है कि उसके सारे साथी मारे गए हैं, लेकिन ईडेन इस बात से बिल्कुल भी दुखी नहीं होती है और वो वहाँ पर कोई भी जवाब नहीं दे रही थी और सिर्फ एक पजल सॉल्व करने में लगी हुई थी। जब थोड़ा सा पजल सॉल्व करती है तो उसे वहाँ पर एक रेड क्वीन नज़र आती है जिसे देखकर वो थोड़ा सा स्माइल करने लगती है। मेयर उससे पूछता है कि आखिर वो हंस क्यों रही है तो वो उसे बताती है कि दरअसल रेड क्वीन ने पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था क्योंकि इस दुनिया के साथ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बुरे लोग मौजूद हैं। वो उनसे ये भी कहती है कि उसे रेड क्वीन बहुत ज़्यादा पसंद है और वो उसकी तरह ही बनना चाहती है। ये बातें सुन के मेयर को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है लेकिन वो इसे इग्नोर करता है और उससे पूछता है कि वो मर्डर लड़का उसके पास आया था उससे कुछ कहने के लिए। ईडन उससे कहती है कि वो सभी से माफ़ी मांग रहा था क्योंकि वो मर्डर करने वाला था और उससे पहले उसने माफ़ी मांगी थी। उसके बाद हमें वो टाउन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देख पाते हैं कि वहाँ पे सारी शॉप्स बंद हो रखी हैं क्योंकि उस टाउन के फार्म में कॉर्न की काफ़ी अच्छी खेती हुआ करती थी जिससे वहाँ के लोग काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा लिया करते थे। लेकिन कुछ सालों से उनकी खेती बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो पा रही थी, मानो कि उनकी फील्ड में कोई कर्ज लग गया हो। जब भी वो कॉर्न उगाते तो उसमें कोई ना कोई दिक्कत आना शुरू हो जाती, कभी उसमें कीड़े लग जाते तो कभी कॉर्न ही सड़ जाता था जिसकी वजह से वो कॉर्न का पैदावार नहीं कर पाते थे। बस इसी वजह से ये शहर पूरी तरह बंद होने वाला था क्योंकि कई सारे लोग यहाँ से माइग्रेट कर गए थे और जो बचे कुचे लोग थे वो बहुत ही मुश्किल से खाना खा पा रहे थे क्योंकि फाइनेंशियली उनकी कोई भी हेल्प नहीं करने वाला था। उसके बाद हमें बो और सिसिल नाम के भाई बहन दिखाए जाते हैं जो कि कॉर्नफील्ड में होते हैं और वो बातें करते हुए कहीं जा रहे थे। वो वहाँ पे फसलों को देख रही होती है और उसे अच्छी तरह एग्जामिन कर रही थी क्योंकि उसका ये मानना था कि एक ना एक दिन वो यहाँ पे फसल दोबारा से उगा सकती है। तभी चीज़ अपनी बहन के ऊपर मस्ती करता है और वो एक पत्ता तोड़कर उस पर फूंक मारने लगता है जिससे कि उन पत्तों पे लगे हुए पेस्टिसाइड्स बो के फेस पर लग जाते हैं जिससे उसे थोड़ा दर्द होता है तो वो उसे डांटती है कि वो ऐसा ना करे। वो उसे कहती है कि उस दवाई में बहुत ज़्यादा मात्रा में टॉक्सिन है जिसकी वजह से अगर वो उसे इनहेल करेंगे तो उनकी जान भी जा सकती है, इसीलिए वो उन पत्तों से बिल्कुल भी मजाक ना करे। उसके बाद ये आगे रुकते हैं और बो सीज को कुछ पेपर्स निकाल के दिखाती है। सीज उससे पूछता है कि आखिर ये क्या चीज़ है तो वो उसे बताती है कि दरअसल वो उसका एडमिशन लेटर है और वो यहाँ से निकलने वाली है अपनी पढ़ाई करने के लिए। ये सुनकर सीज को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि उसकी बहन उसे छोड़कर जल्दी जाने वाली थी। वो उसे समझाती है कि वो उसकी बिल्कुल भी चिंता ना करे, वो अपनी डिग्री कंप्लीट करते ही वापस आ जाएगी। लेकिन उसके भाई को उसकी फ़िक्र थी और उसका ये मानना था कि ये टाउन छोड़कर सभी लोग जा रहे हैं क्योंकि इस टाउन में कुछ भी नहीं रखा हुआ है और उसके मार्क्स भी अच्छे नहीं हैं जिसकी वजह से वो बाहर पढ़ने नहीं जा सकता था। वो उसे समझाती है और उससे कहती है कि यह पढ़ाई उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होगी क्योंकि वो वापस आकर पता लगा पाएगी कि आखिर उनके फसलों में क्या दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से वो गांव वालों की भी मदद कर पाएगी। तभी वहाँ पर ईडन आ जाती है जिसने अपने बालों में रेड कलर की विग लगा रखी थी। वो उससे पूछती है कि आखिर वो ये क्या कर रही है तो वो उसे बताती है कि दरअसल वो रेड क्वीन बनी हुई है।
तो वो और उसका भाई उसके साथ जाने लगते हैं, जहाँ पे वो खेतों के बीचों बीच कुछ बच्चों को देख पाते हैं जो कि साथ में खेल रहे थे। वो देखती है कि ये सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा अजीब हरकतें कर रहे हैं, जहाँ पे उन लोगों ने एक बच्चे को एक लकड़ी के ऊपर चढ़ाया हुआ था और वो उसे बुली करने के लिए उससे कह रहे थे कि वो वहाँ से नीचे कूदे। जब ईडन उसे आदेश देती है तो वो लड़का काफ़ी डर जाता है और वो सभी उसको नीचे कूदते ही आग भी लगाने वाले थे। तभी वहाँ पर कोल्डन नाम का एक बच्चा आता है जो कि उन सबको रोक देता है, क्योंकि वो जिस फील्ड में खेल रहे थे वो उसके डैड का था और उसने वहाँ पर अपनी ग्रैंड माँ की कार भी पार्क करी हुई थी। उसकी बात सुन के उस कार को वो बच्चे डैमेज कर देते हैं और उसके बाद ईडन उस बच्चे से कहती है कि वो नीचे कूदे, और एक बच्चा तो नीचे आग भी लगाने वाला था ताकि वो वहाँ पर मर जाए, लेकिन तभी वो उस बच्चे को रोक देती है और उससे कहती है कि वो नीचे बिल्कुल भी आग ना लगाए। उन सबको बताती है कि उन्होंने कार को डैमेज किया जिसकी वजह से कार का पेट्रोल लीक होने लगा था और अगर वो लोग वहाँ पर आग लगाएंगे तो कार ब्लास्ट हो सकती है, जिसकी वजह से उन सबकी मौत भी हो सकती है। ये सुनकर ईडन उसकी बात मान लेती है और कोल्डन को वहाँ से भेज देती है, और जब कोल्डन वहाँ से जाता है तो वो वापस से उस बच्चे को पनिश करने में लग जाती है और उसके बाद वो कोल्डन की ग्रैंड माँ की कार पे चढ़ जाती है। ये दृश्य देखकर हम जान पाते हैं कि ईडन अपने आप को सुप्रीम मानने लगी थी और वो बिल्कुल रेड लेडी की तरह ही प्रिटेंड कर रही थी। वो कोल्डर के पीछे जाती है उसे समझाने के लिए, और रास्ते में कोल्डर को एक बड़ा सा चाकू मिलता है जिसे वो खेतों में ही फेंक देता है। वो बू से कहता है कि अगले महीने वो भी 18 साल का होने वाला है और उसके बाद वो इस क्रीपी टाउन से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसे बिल्कुल भी अच्छी वाइब्स नहीं आती हैं। तभी वो देखती है कि उसके चेहरे पे एक निशान है और वो जब उस निशान के बारे में उससे पूछती है तो वो उसे बताता है कि अपने छोटे भाई को बचाने के चक्कर में उसे चोट लग गई। तभी हम देखते हैं कि कॉर्नफील्ड के अंदर जो चाकू उसने फेंका था उसे वो कॉर्नफील्ड अपने अंदर ही खींच लेती है। कुछ देर बाद वो जब अकेले ही अपने घर जाने के लिए निकलती है तो उसे महसूस होता है कि कॉर्नफील्ड के अंदर से कोई उसे देख रहा है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और वो फील्ड्स में झांकने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आता। इससे वो काफ़ी डर जाती है और वो तुरंत वहाँ से भाग निकलती है। जब वो अपने घर के पास पहुंचती है तो वहाँ पर वो अपने भाई से मिलती है जो कि अपनी माँ को देख रहा था किसी और आदमी के साथ बात करते हुए। ये देखकर उन दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उनकी माँ बहुत ही गलत काम कर रही थी। वो अपने भाई को समझाती है कि वो इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दे, उसे अपना करियर बनाना है तो वो अपने करियर पे ध्यान दे। उसके बाद हमें टाउन का एक मेमोरियल हॉल दिखाया जाता है जहाँ पर टाउन के सभी लोग इकट्ठा हुए थे एक मीटिंग के लिए। बोरसीज के डैड उन सबको स्पीच दे रहे थे जो कि उन सबको बताते हैं कि उनकी कॉर्नफील्ड्स पूरी तरह से डैमेज हो चुकी हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर पैदावार करना बहुत मुश्किल हो गया है। एक टाइम पे गवर्नमेंट उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प किया करती थी, जिसकी वजह से वो सभी काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाते थे, लेकिन अब जब वो मुसीबत में हैं तो गवर्नमेंट भी उनका साथ नहीं दे रही है। इसीलिए अब उन्हें अपनी कॉर्नफील्ड्स को या तो पूरी तरह जला देना होगा या तो उन सबको काट के हटा देना होगा, क्योंकि ख़राब फसल पे उन्हें कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा था। बू के डैड की बात सुन के वो सभी उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी बू बीच में इंटरप्ट कर देती है और उनसे कहती है कि फसलों को डिस्ट्रॉय करना कोई सल्यूशन नहीं होगा। हो सकता है कि सॉइल में कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से फसल का पैदावार अच्छा नहीं हो पा रहा हो। ईडन जब ये बात सुनती है तो वो कहती है कि उसके साथ जो भी बच्चे मौजूद हैं वो सभी बू का समर्थन करते हैं। अब इन बच्चों की बात पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इन बच्चों को खेती के बारे में पता ही क्या है। कोल्डर का डैड उठ के कहता है कि बच्चों को तो घर जाके खिलौनों से खेलना चाहिए, ना कि बड़ों के डिसीजन में टांग अड़ाना चाहिए। अब ये सुनकर सभी लोग उन बच्चों पर हंसने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करते हैं। इधर हम ईडन को देख पाते हैं जो कि कोल्डन के डैड को बहुत ज़्यादा घूर रही थी क्योंकि उसे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उसे इतना बुरा लगता है कि वो रोते हुए कॉर्नफील्ड्स में चली जाती है और हम देख पाते हैं कि कॉर्नफील्ड में से एक हाथ बाहर निकलता है जो कि उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर हम समझ पाते हैं कि दरअसल ईडन इन फील्ड से कनेक्टेड हो गई है और इस फील्ड के अंदर जान है जो कि ईडन को बताती है कि उसे क्या करना है। उसके बाद ईडन अपनी गैंग को इकट्ठा करती है और उन बच्चों को एक प्लान बताती है कि उन्हें आगे क्या करना है। रात को वो अपने डैड के पास आती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो उसकी बात सुने, लेकिन उसका डैड उसकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होता है। इधर सीज जब रात को अपने घर लौट रहा होता है तो रास्ते में लोगों के घर में चिल्लाने की आवाज़ सुन पाता है क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से सभी एक दूसरे से लड़ा करते थे। तभी ईडन वहाँ पर आती है और उससे कहती है कि उसके पास एक सोल्यूशन है इन सबको रोकने का। वो तुरंत उसे अपने साथ कॉर्नफील्ड में ले जाती है जहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पे बाकी बच्चे भी मौजूद हैं। वहाँ पर वो सारे बच्चे कोई रिचुअल की तैयारी कर रहे थे और तभी ईडन सीज को कहती है कि वो उसके साथ कॉर्नफील्ड के अंदर चले, वो उसे कुछ दिखाना चाहती है। अगली सुबह बू अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाती है जहाँ वो उनसे कहती है कि वो इस टाउन की खबर न्यूज़ में दिखवाना चाहती है, इसलिए वो रिपोर्टर्स को यहाँ पे बुलाएगी ताकि उनकी प्रॉब्लम दुनिया भर में देखी जाए।
और कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो कि उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। वो तुरंत उस रिपोर्टर को वीडियो कॉल करती है और वहाँ की सारी जानकारी उसे दे देती है ताकि वो उसकी मदद के लिए यहाँ पर आ सके। उसके बाद जब वो कॉर्नफील्ड में जाती है तो वहाँ पर बच्चों को देखती है जिन्होंने एक गड्ढा कर दिया था और उसके अंदर उन्होंने एक पिग को जान से मार डाला था और उसके खून से वो वहाँ पर पेंटिंग कर रहे थे। वो ईडन से पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ईडन उससे कहती है कि दरअसल ऐसा करने की वजह से क्रॉप्स हील हो रही हैं। वो ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थी क्योंकि अगर ये बच्चे नॉर्मल होते तो वो ऐसी हरकत कभी नहीं करते, लेकिन वो ऐसा कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि इन बच्चों के साथ कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। वो उनसे कहती है कि कोई तरीका नहीं है फसलों को बचाने का, अगर उन्हें कुछ करना ही है तो वो अपने पेरेंट्स को लेकर रात को कम्युनिटी हॉल में आ जाएं क्योंकि उसके पास एक आइडिया है जिसकी वजह से उन्हें मदद मिल सकती है। ईडन और बाकी बच्चे जब ये सुनते हैं तो वो उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। रात को वो अपने घर में होती है और वो अपने डैड को मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका डैड उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। तभी वो खिड़की के बाहर देखती है कि सभी बच्चे एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं और ये देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। तभी एक लड़की बू के खिड़की के आगे आके रुक जाती है और वो उसे देखकर चिल्लाती है और वो एक मॉन्स्टर फेस था जिसे देखकर बू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। जब बू के डैड सो रहे होते हैं तो बू और सीजू उनके हाथों पे हथकड़ी लगा देते हैं और उन्हें किडनैप करके वो ज़बरदस्ती कम्युनिटी हॉल में ले जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि वहाँ पे होल्डन भी आया हुआ है। तभी वो लोग देखते हैं कि कम्युनिटी हॉल पूरा सुनसान पड़ा हुआ है और वहाँ पर उन्हें एक भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था। उन्हें वहाँ पर सिर्फ ईडन और कोल्डन के भाई कैंप नज़र आते हैं जो कि एक जगह पर बैठे हुए थे। वो जब उन दोनों से पूछती है कि एक रिपोर्टर यहाँ पे आने वाला था तो वो कहाँ पर है, तो वो उन्हें बताते हैं कि रिपोर्टर तो यहाँ पर आया ही नहीं था और बाकी जो लोग यहाँ पे मौजूद थे उनके साथ जो करना था वो लोग पहले ही कर चुके हैं। ये सुन के वो काफ़ी डर जाती है क्योंकि उसे उन लोगों की टेंशन होने लग गई थी। और जैसे ही वो कम्युनिटी हॉल के अंदर जाती है वहाँ पे वो कोल्डर के डैड को फांसी से लटका हुआ पाती है, जिसे देखकर बू और कोल्डर उसे बचाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी ईडन आगे आके उन्हें जान से मार डालती है। ईडन उनसे कहती है कि ये उसने बदला लिया है क्योंकि उनका ही आइडिया था कि बच्चों को स्लीपिंग गैस से सुला दिया जाए, जिसकी वजह से ऑर्फनेज में काफ़ी बच्चे मारे गए थे। उसके बाद ईडन अपनी गैंग से कहती है कि वो इन सबको बंदी बना लें और वो बच्चे बू और सबको बंदी बना लेते हैं और उन्हें लेकर वो पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं जहां बू देखती है कि वहां पे टाउन के सारे लोग जेल में बंद थे, यानी कि इन बच्चों ने पहले ही उन्हें कैद कर लिया था। बू का डैड बू से कहता है कि वो शांति से काम ले, लेकिन कोल्डन को वहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, इसीलिए वो उन बच्चों से लड़ने के लिए चला जाता है। लेकिन वो बच्चे बहुत ही गुस्से में होते हैं जिसकी वजह से वो कोल्डन को जान से मार डालते हैं। उसके बाद ईडन ने वो जहरीली गैस वाली पाइप लाती है और उस पाइप को वो उस जेल के अंदर लगा देती है और उसे ऑन करके वो उन लोगों पे उसे छोड़ देती है क्योंकि उसी गैस की वजह से उसके दोस्त मारे गए थे। अब उस गैस को इनहेल करने की वजह से वो सभी लोग वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जब उन सबकी आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं कि वो कॉर्नफील्ड के बीच एक गड्ढे में फंसे हुए हैं और उस गड्ढे में बो की मॉम भी मौजूद थी और ईडन का ये प्लान था कि वो उन सबको उस गड्ढे में जिंदा ही दफनाने वाले थे। वो जब ये देखती है तो वो अपनी माँ के लिए रोने लगती है और उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच्चे उसे रोक देते हैं और उसके बाद ईरान एक मशीन की मदद से उसके अंदर मिट्टी डालने लगती है, जिसकी वजह से जब वो गड्ढा भर जाता है तो सबकी मौत हो जाती है। अब बो को इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उन लोगों ने उसकी माँ की जान ले ली थी और अब वो डिसाइड करती है कि वो अपने डैड को ऐसे नहीं मरने दे सकती, क्योंकि उसके डैड बिल्कुल सही कहते थे कि इन फील्ड्स को जला देना ही बढ़िया होगा क्योंकि उनका यहाँ से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद वो ईडन के पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर ये सब करके उसे क्या मिलेगा, तो ईडन उसे बताती है कि दरअसल उस कॉर्नफील्ड में कोई रहता है जिसकी वो मदद कर रही है और उसका नाम ईयू वॉक्स है जो कि कॉर्नफील्ड में रहने वाला एक क्रीचर है। ईडन उससे ये भी कहती है कि अभी वो क्रीचर बहुत ज़्यादा बीमार है जिसकी वजह से वो उसे फीड कर रही है उसकी मदद करने के लिए। वो ये सुनकर समझ जाती है कि दरअसल वो सारे लोगों को सैक्रिफाइस कर रही है उस चीज़ को बचाने के लिए, लेकिन वो ये भी सोचती है कि वो एक बच्ची है तो हो सकता है कि ये उसकी मनगढ़ंत कहानी हो और ये सिर्फ एक हैलुसिनेशन हो। उसके बाद जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो वो अपने डैड से कहती है कि जब ये लोग उन्हें कॉर्नफील्ड में ले जाएं तो वो लोग वहां से भागने की कोशिश करें। तभी ईडन वहां पर आ जाती है तो वो बातें करना बंद कर देते हैं, लेकिन मेयर ईडन से कहता है कि आखिर उनका क्या गुनाह है, वो लोग तो बिल्कुल साफ सुथरे हैं तो उन्हें वो वहाँ से जाने दे। लेकिन ईडन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से वो तुरंत बाकी बच्चों की मदद से उसकी दोनों आँखें निकाल लेती है। अब ये देखकर बाकी सारे लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे क्योंकि ईडन एक छोटी सी बच्ची थी और वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो गई थी। तभी वो अपने डैड को संभालती है और उनसे कहती है कि वो हिम्मत से काम लें और जब वो कॉर्नफील्ड में जाएं तो वहाँ से तुरंत भाग निकलें। उसके बाद वो जब अंदर जाती है तो वो देखती है कि ईडन ने उस रिपोर्टर को भी बंदी बना के रखा हुआ है जो कि उनकी मदद करने के लिए आई थी।
ईडन एक औजार की मदद से उसका गला काटने वाली होती है, लेकिन तभी बो उसे रोक देती है और उसे कहती है कि वो उस रिपोर्टर को ऐसी मौत ना दे, बल्कि वो उसे बाकी लोगों के साथ फील्ड में ही दफना दे। ये सुनकर ईडन उसकी बात मान जाती है और बो उस रिपोर्टर की मदद करने के लिए उसे बाहर ले जाने लगती है और वो कहती है कि वो बो के सामने ही उस रिपोर्टर को सैक्रिफाइस करेगी। उसके बाद वो बो और रिपोर्टर को बाकी बच्चों समेत एक बांध में ले जाती है, क्योंकि वहाँ पर ईडन के सारे दोस्तों की लाश पड़ी हुई थी, वो भी लटकी हुई। उसके बाद ईडन रिपोर्टर को भी वहीं पर लटका देती है और अब वो उस मॉन्स्टर हीहू ऑक्स को वहाँ पर बुलाने लगती है, पर बहुत देर तक बुलाने पर भी वो वहाँ पर नहीं आता। तभी वो एक चाकू उठाती है और वो ईडन के गले पर चाकू रख देती है और उसे कहती है कि ये सिर्फ उसकी मनगढ़ंत कहानी है और कुछ नहीं है, हीहू ऑक्स जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। जैसे ही वो ईडन को हर्ट करने की कोशिश करती है, वैसे ही कॉर्नफील्ड के अंदर से एक बड़ा सा क्रिएचर निकल के बाहर आ जाता है, क्योंकि असल में हीहू ऑक्स था और उसे देखकर सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे और अब उन्हें पता चल गया था कि वो क्रीचर सच में है। वो क्रीचर तुरंत उस रिपोर्टर को अपने साथ कॉर्नफील्ड में खींच कर ले जाता है। उसके जाने के बाद ईडन बू से कहती है कि अब उसका क्या होगा। उसने उसे हर्ट करने की कोशिश करी है तो वो उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकती। तभी वो सभी बच्चे उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क देते हैं और ईडन एक माचिस की तिल्ली जलाती है और उसे वहीं पर जलाकर वो मारने वाली थी। तभी वो उसे चिल्लाकर कहती है कि अगर उसने वहाँ पर आग लगा दी तो वो सभी बच्चे भी उसके साथ मारे जाएंगे, क्योंकि पेट्रोल की वजह से वहाँ पर ब्लास्ट हो सकता था। ये सुन के ईडन वहीं पर रुक जाती है और डिसाइड करती है कि वो बो को कहीं और ले जाएंगे उसे जान से मारने के लिए। जब वो उसे बाहर ले जाते हैं तो वो मौका देखकर वहाँ से भाग निकलती है। वो कॉर्नफील्ड में चली जाती है ताकि वो उसे ना ढूंढ पाए और अपने दोस्त की दादी की वो कार ढूंढने की कोशिश करने लगती है ताकि वो उस कार से वहाँ से बाहर निकल सके। तभी अचानक उसे अपनी डैड की लाश नज़र आती है जिसे उस क्रीचर ने बहुत ही बेरहमी से मार डाला था और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तभी वो कार के पास पहुंचती है और उसे वो क्रीचर नज़र आता है जिसने उस रिपोर्टर के 2 टुकड़े कर दिए थे और उसे जान से मार डाला था। ये देखकर वो काफ़ी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है और वो क्रीचर उसका पीछा करने लगता है उसे पकड़ने के लिए। तभी वो क्रीचर बो को पकड़ लेता है और वो उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी बो उसके पास एक सिकल को देखती है जिसे उठाकर वो उसके फेस पर वार कर देती है, जिससे कि वो क्रीचर जख्मी हो जाता है। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर वो तुरंत उस कार के पास जाती है और उसे स्टार्ट करके वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। कुछ देर आगे जाने पर वो कार बंद हो जाती है क्योंकि उसके नीचे से पेट्रोल लीक हो रहा था। तभी वो देखती है कि उसके बैक सीट पे ईडन बैठी हुई है जिसके हाथ में एक गन है। ईडन उसे मारने ही वाली होती है तो वो उससे कहती है कि उसकी एक आखिरी इच्छा है। उससे पूछती है कि आखिर वो क्या करना चाहती है, तो वो उसे बताती है कि दरअसल वो स्मोक करना चाहती है। अब ईडन उसे कार से उतार कर बाहर ले जाती है और उसे सिगरेट जलाने के लिए लाइटर भी देती है। वो कहती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि उसे पहले ही मार देना चाहिए था। वो तुरंत उस लाइटर को जलाकर उस पेट्रोल पे फेंक देती है, जिसकी वजह से उस कॉर्नफील्ड्स में आग लग जाती है और सब कुछ पूरी तरह जल जाता है। ये देखकर ईडन रोने लगती है और वो उस क्रीचर से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी, इसीलिए वो खुद को भी आग में झोंक देती है सैक्रिफाइस करने के लिए। उसके ऐसा करते ही सब कुछ वहाँ पे नॉर्मल हो जाता है, जिससे कि जो वहाँ पे बच्चे होते हैं वो भी पोजेशन से बाहर आ जाते हैं। यानी कि ये बच्चे उस क्रीचर के पोजेशन में थे, तभी ये ऐसी हरकतें कर रहे थे और क्रीचर के जाने के बाद वो पोजेशन भी इनके ऊपर से ख़त्म हो गया था। अगली सुबह वो जली हुई फील्ड के अंदर जाती है जहाँ पर वो ईडन की लाश को ढूंढ रही थी, लेकिन तभी उसे वहाँ पर ईडन की रिंग नज़र आती है। लेकिन जब वो उसे उठाती है तो अचानक से वो रिंग गायब हो जाती है और तभी उसके सामने आधी जली हुई ईडन आती है जिसे उस क्रीचर ने सैक्रिफाइस होने से बचा लिया था। तभी ईडन के अंदर से ढेर सारी ब्रांचेस बाहर निकलती हैं जो कि बो को जकड़ लेती हैं और उसे जान से मार डालती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।